हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष गुप्ता एक 9.0 मैकेनिकल इंजीनियर आईटी बॉम्बे में। इस वीडियो के थ्रू हम स्पेसिफिकली बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स के लिए, जो कि हमारे वेक्टर्स के डिस्कशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंस हम यूनिट वेक्टर काफ़ी हद तक यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर्स को भी डिफाइन यूनिट वेक्टर के थ्रू करते हैं। ये एक तरह से एक्सटेंशन है स्केलर से। हम जब जा रहे हैं हमारे वेक्टर्स वाली डोमेन में, सो हमें ये इस वाला एक बेसिक यूनिट है, जस्ट लाइक वन जो काम करता है स्केलर्स के लिए, यही यूनिट वेक्टर्स हमारे काम करते हैं वेक्टर्स के लिए। सो इसको अंडरस्टैंडिंग होना इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट परस्पेक्टिव। स्टार्ट करते हैं कि हम इस टॉपिक को पढ़ ही क्यों रहे हैं। इसमें हम जो भी कॉन्सेप्ट्स और जो डेफिनेशंस को यहाँ पे डिराइव और डिफाइन करेंगे, वो सब हमारे आगे के एनालिसिस में काम आएगा। सो हमें वो सारी डेफिनेशन से गो थ्रू होना इंपॉर्टेंट है और उनका पता होना, सो दैट कि हम जब उस पॉइंट पे उसे अप्लाई करें, सो वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि इसे कैसे यूज़ किया जा रहा है। दूसरा ये कि ये जो टॉपिक्स होते हैं, ओवरऑल वेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बहुत वाइडली यूज़ होता है। काफ़ी सारे एनालिसिस वेक्टर्स के थ्रू कर सकते हो। सो इस पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन मल्टीपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन्स। तो इसलिए भी हम इस टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट। सो बात करते हैं, हमारा एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमारे वेक्टर्स को कार्टेशियन सिस्टम में कैसे डिफाइन किया जाता है और कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक जनरल फॉर्म क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्पेसिफिकली यूनिट वेक्टर जो होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है किसी मैग्नीट्यूड वेक्टर। मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने पर हमें एक वेक्टर मिलता है नॉर्मल, और वो मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उससे। कहने का मतलब, हमें कोई भी वेक्टर वी को डिफाइन करना है। वेक्टर को हम बोल्ड फॉन्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक स्केलर स्केलर क्वांटिटी, कोई नंबर टाइप। ये नंबर जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेक्टर का, इसीलिए हम इसे एक दो बार के बीच में उस वेक्टर को के सिंबल को लिख रहे हैं। सो ये बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर का काम क्या होगा, उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करना। ये यूनिट वेक्टर होगा, ये वन की तरह है, बट ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। मैग्नीट्यूड ये बताएगा कि हमें उसे कितने स्केल करना है। कहने का मतलब, यूनिट वेक्टर बस इतना सा एक वन, अगर मान के चलो ये मैंने जो बनाया वन है, मेरा एक्चुअल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, बट वो जितना भी टाइम्स होगा वो उसके उतने टाइम्स मॉड बी टाइम्स इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि इसको ऐसे करके मल्टीपल लाइन से लगा के तब जाके मेरे पास वो वेक्टर बनेगा अलॉन्ग दैट डायरेक्शन। ओवरऑल फिर हम ये चीज़ हमने आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसे कार्टेशियन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ये ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो बी वेक्टर जा रहा है, ठीक है। मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, उसमें है मेरे पास आई, जे और के। बेसिकली आई जो होता है वो एक्स के अलॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे हमारा वाई के अलॉन्ग होता है, और जेड हमारा, ये तीनों भी यूनिट वेक्टर्स हैं एक्चुअल में। सो ये तीनों उसके अलॉन्ग उसकी डायरेक्शन डिफाइन करने वाले वेक्टर्स हैं कि हमारे एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में, और सिमिलरली जेड डायरेक्शन किस डायरेक्शन में। ओवरऑल हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से डिराइव मतलब डिफाइंड है। ये तीनों एक दूसरे से, तीनों अपने एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इन्हें हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी बोल सकते हैं। ऑर्थो इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्री पे एंगल बनाता है, और नॉर्मल इसलिए क्योंकि इन सबका मैग्नीट्यूड वन होता है। तो हमें क्या इसका रिप्रेजेंट करना है, तो मेरा जो इस वेक्टर का कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट बेसिकली क्या होते हैं, किसी वेक्टर को हमें जब बनाना होता है तो हमें कई सारे वेक्टर्स मिला के एक वेक्टर को बनाते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो उस रिजल्टेंट वेक्टर के लिए जितने वेक्टर ने उसे मिलकर बनाया वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। सो हमारे इस पर्सपेक्टिव वाले केस में क्या है कि एक पर्टिकुलर वेक्टर को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीपल वेक्टर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम तीन स्पेसिफिक वेक्टर ले रहे हैं जो एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा। उन तीनों एक्सिस को, उन तीन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, वी एक्स, वी वाई और वी जेड। और हम उसे सिंपली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो उसके डायरेक्शन वाले वेक्टर को आई। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, मैंने यहाँ पे जो वी जेड है ये बोल्ड में नहीं है, तो इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने अपने वेक्टर्स वाली इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम कन्वेंशन के थ्रू डिफाइन करते हैं कि हमारा वेक्टर कौन सा है, स्केलर कौन सा है। लिखते समय हम कौन से, कैसे देख के बताएं कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कैसे हम डिनोट करें। सो डू चेक दिस वीडियो अगर तुम्हें कन्वेंशन में अगर थोड़ा इशू है, बट स्टिल फॉर कीप इट दिस इन माइंड, अगर वो बोल्ड फॉर्म में है और कैपिटल में तो वो वेक्टर है। अगर उसके नीचे कोई बार लगा हुआ है या फिर कोई एरो है तो भी वो वेक्टर है। बट अगर उसके नीचे कोई बार नहीं है या फिर वो सिर्फ एक नॉर्मल लोअर केस में है या फिर इटैलिक्स में बिना बोल्ड के कोई टर्म लिखा हुआ है, तो समझ लो वो स्केलर में है। सो ओवरऑल हमारे इस पर्टिकुलर वेक्टर v को मैंने डिफाइन किया तीन वेक्टर्स के टर्म्स में, जो कि वी एक्स, वी वाई और वी जेड है। ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो मैं पहली बार हम इसके इन तीनों के सम, ये क्या था, वी एक्स वेक्टर, ये वी वाई वेक्टर है, ये वी जेड वेक्टर है। ठीक है, इन तीनों के सम के फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट्स इसके। और यहाँ पे एक हमें आई जी के की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, सिंस ये ऑर्थोनॉर्मल है और नॉर्मल होने की वजह से इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन होता है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर मतलब वी को उसी से डॉट कर देते हैं, तो हमें उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। वेक्टर को खुद से डॉट करने पे उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है, क्योंकि वेक्टर की डेफिनेशन ऐसे होती है। हम उसका जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये हमने डॉट प्रोडक्ट वाली वीडियो में भी इस चीज़ को गो थ्रू किया है, सो यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। ओवरऑल ये हमारा और नॉर्मल वाली कंडीशन है, और
ऑर्थो वाली केस यानी कि ये 90 डिग्री वाला ऑर्थो जहाँ पे भी दिखे इसका मतलब वो मोस्टली 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑर्थो वाली कंडीशन क्या होती है, इन दोनों का डॉट इंडिविजुअल करने पर जीरो आता है। सिंपल सी बात है, हमारा डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है दो वेक्टर यानी कि वी और यू का अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इनके बीच में जो एंगल होगा थीटा, तो इन दोनों का डॉट जो होता है वो वी यू इन वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर का डॉट होता है, वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड टाइम्स एक कॉस थीटा टर्म्स पे होता है जो कि थीटा इनके बीच का एंगल है। सिंस ये दोनों तो कोई भी तुम आई जे के में से दो को उठाओ, ये दोनों एक दूसरे 90 डिग्री के एंगल पे, तो इनका जो थीटा होगा 90 होगा, थीटा 90 होता है जीरो, तो ये चीज़ जो होती है वो हमारी सीधा सीधा जीरो आ जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज हम इस तरह से डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर ही रखा है मैग्नीट्यूड निकालने थे। ओके, सो हमने ओवरऑल देख लिया किस तरीके से हम कार्टेशियन सिस्टम में इन सब चीज़ों को लिखते हैं, हम अपने वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है। बेसिकली हमने अपने वेक्टर को डिफाइन कर लिया था, ये वी एक्स है, मैंने यहाँ पे इसे डायग्राम के थ्रू भी बना रखा है। हमने जैसे बोला था कि वो उन दोनों का वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई डॉट करने पे हमें पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है, ये हमारे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मैं डॉट कैसे कर रहा हूँ, इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैंने इसी से ही डॉट करा है। अब इन दोनों डॉट कैसे हुआ, मैं इस वाले टर्म्स को एक एक करके इससे डॉट करता हूँ, तो मैं पूरे को करता हूँ। पहले वाले को ले लो, इसका पहला टर्म है वी एक्स आई, तो इसको क्या होगा वी एक्स और इसका ये दोनों के आगे आई और आई है, आई और आई का डॉट कितना था हमारा, वो वन था, क्योंकि ये मॉड आई स्क्वायर होगा और मॉड आई वन होता है। ठीक है, तो हम आई और आई को लिख सकते हैं वी एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली हमारा क्या होगा, अभी वी एक्स आई है और मैं इसको अगले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई और जे है, आई और जे का डॉट मैंने पहले यहाँ पे पहले भी मेंशन किया था कि वो दोनों जीरो होते हैं क्योंकि ऑर्थो डॉट पल है, तो ये इन दोनों का टर्म आ गया जीरो। सिमिलरली आई और के, यहाँ पे भी आई और के भी जीरो ही होता है, तो ये दोनों का भी जीरो आएगा। तो ओवरऑल इस वाले टर्म से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास सिर्फ यहाँ पे वी एक्स बचा, ईजी। ऐसे तरह से मैं वाई वी वाई करूंगा तो क्या होगा, वी वाई के संग ये पहला वाला टर्म आएगा तो वो जे और आई की वजह से जीरो, जे और जे की वजह से बन जाएगा तो वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वी वाई और वी जे और के फिर से जीरो हो जाएगा, तो मेरे सेकंड ब्रैकेट से आएगा ये टर्म ऐड होगा। सिमिलरली मेरा वी जेड का केस क्या है, मेरे पास के और आई मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों ऑर्थोनॉर्मल होने की वजह से जीरो हो जाएंगे, तो मेरे पास वहाँ पे टर्म जीरो आया। जे और के संग भी सेम चीज़ है, आखिर में के और के बचेगा तो वो वी सेट्स है। तो मेरे पास ओवरऑल इन में टोटल 9 टर्म्स होने चाहिए थे, बट उसमें से 6 टर्म्स नॉर्मल होने की ऑर्थोगोनल होने की प्रॉपर्टी की वजह से वो जीरो हो गए। बाकी बचे जो भी टर्म्स हैं वो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड के स्क्वायर में आ गए क्योंकि वो नॉर्मल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी। तो मेरे पास 3 टर्म बचे जो मेरे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इसी चीज़ का स्क्वायर रूट ले लूंगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पहुंचूंगा, अब देखो स्क्वायर रूट लेने में प्लस माइनस आता है, बट मैंने यहाँ पे मॉड ले रखा है, सो इट डजेंट मैटर, वो पॉजिटिव की क्वांटिटी है। ओवरऑल में यहाँ पे एक चीज़ का डिफाइन किया हमने, वो मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर दिया। कहने का मतलब मेरे पास ये वेक्टर था v, ये मेरे पास सिर्फ ये वेक्टर गिवन था। इस तरह से अगर मैं डिनोट करूँ, ये टेल है, ये वेक्टर की टेल है, ये जो टिप है इसकी वेक्टर की हेड है। मेरे पास ये वेक्टर गिवन था और मेरे पास एक कार्टेशियन सिस्टम दे रखा था, मान लो कुछ इस तरीके से। मैंने इसको इसके टर्म्स पहले डिफाइन किया, इस रेफरेंस को लिया, ये कैसे ओरिएंटेड है उससे मैंने वेक्टर को डिफाइन किया। फिर मैंने क्या किया, उस वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया यूजिंग दिस प्रोसीजर। वी एक्स वी वाई वी जेड जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स में, कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होगा ये चीज़ें चेंज होगी, बट वी जो है वो स्टैटिक रहेगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से। उसका जो मैग्नीट्यूड है, ये पहली चीज़ है कि ये चीज़ इंडिपेंडेंट है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम से। मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करूंगा, वी एक्स वी वाई वी जेड इंडिविजुअली इस तरह से चेंज होंगे कि ये इनका ये वाला रिलेशन हर बार सेम है। ओवरऑल हमने यहाँ पे अपने वेक्टर को डिफाइन कर दिया एज अ मैग्नीट्यूड। अब हमारे को क्या करना है, हमें उस वी वाले वेक्टर के अलॉन्ग जो एक नॉर्मल वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो निकालना है। अच्छा, हमने एक पहले ही डिफाइन किया था कि हमारा जो कोई भी वेक्टर होता है हम उसे उसके मैग्नीट्यूड टाइम्स एक नॉर्मल वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर, अब यहाँ अगर हमारा जब तक एज लॉन्ग एज हमारा ये वी जो है ये मॉड वी जीरो नहीं है, एज लॉन्ग एज ये चीज़ जीरो नहीं है, मैं इस चीज़ को इसके डिनोमिनेटर में ले जा सकता हूँ। तो मैं अपने एन को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये नॉट जीरो नॉट इक्वल टू जीरो होने का केस क्या होगा, जब ये तीनों इंडिविजुअली जीरो ना हो, यानी कि हमारा वी जब तक जीरो वेक्टर ना हो। जीरो वेक्टर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। ये जीरो की तरह काम करता है हमारे जैसे हमारा वन काम यूनिट वेक्टर वन की तरह काम कर रहा है, वैसे ही जीरो वेक्टर जीरो की तरह काम करता है इन वेक्टर स्पेस। सो एज लॉन्ग एज हमारे वी एक्स वी वाई वी जेड इंडिविजुअली तीनों साथ में जीरो ना हो तब तक हमारा ये एन डिफाइंड है, क्योंकि यही जो नीचे बोला जीरो वेक्टर का एन डिफाइंड नहीं होता। इस वाले केस में इनका हर बाकी वेक्टर्स का एन डिफाइंड होना चाहिए। सो मैंने सिंपली क्या किया, इसको बी को मैंने न्यूमरेटर में लिखा, ये मैंने यहाँ पिकअप कर रहा है यहाँ से और ये डाला, और मेरे पास ये वी का मैग्नीट्यूड था, मैंने उसे डिराइव कर दिया। तो मुझे बेसिकली क्या मिल गया, इस पर्टिकुलर वेक्टर वी जिसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो वन होगा।
सो इसके साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। इस वीडियो में हमने स्पेसिफिकली जस्ट डिस्कस किया कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मतलब किसी गिवन वेक्टर को मैं यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो वाला प्रोसीजर देखा है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ये वीडियो काफी छोटा था बट स्टिल ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है फॉर आवर फर्दर एनालिसिस, सो इट विल हेल्प यू इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। साथ ही साथ ये अलग अलग चीजों में भी इस्तेमाल होता है, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सपेक्टिव टू। इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।